Well, students, good morning. So today we will discuss exercise 3.2 remaining questions. क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने कर लिया है, थर्ड आपने कर लिया है और फोर्थ भी कर लिया है, और लास्ट क्वेश्चन भी मैंने कल कराया था 7. ये क्वेश्चन आपने कर लिए एंड द क्वेश्चंस वर अबाउट द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस. ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन. राइट, तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कल हमने किया था. उसमें जनरली आपने जो इक्वेशंस देखी रेडीमेड इक्वेशंस थी, दोनों ही लीनियर इक्वेशन. आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो स्टेटमेंट सम्स कर रहे हैं. तो उसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा और उस स्टेटमेंट को आपने चेंज करना है इक्वेशंस में, और फिर इक्वेशंस में चेंज करके फिर आपने उसको प्लॉट करना है ग्राफ. राइट, तो ये आपका प्रोसेस आज रहेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट. तो बुक में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. एक कोई क्विज हुआ, उसमें 10 बच्चों ने भाग लिया. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. उसमें कुछ बॉयज थे, कुछ गर्ल्स थी. तो वो लिखता है कि जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज से 4 ज्यादा है. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. अब देखिए, ना तो हमें बॉयज का पता है कितने हैं, ना गर्ल्स का. वही उसने लिखा है कि आपने ये बताना है कि बॉयज और गर्ल्स कितने हैं. तो क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई. पहली बात, दोनों चीजें हैं, गर्ल्स और बॉयज दो अलग अलग जैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनकी संख्या हमें बतानी कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. तो हम दोनों की नंबर को मान लेते हैं एक्स एंड वाई. पहली सिचुएशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लिखते हैं, बुक में लिखा है कि टोटल कितने बच्चों ने भाग लिया, उसमें 10 स्टूडेंट्स. तो क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10. बहुत सिंपल फर्स्ट इक्वेशन बन गई. दोनों मिला के 10 बच्चे थे. फिर दूसरी बार उसने क्या लिखा है, टोटल स्टूडेंट तो 10 थे, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10. अगली बार वो लिख रहा है कि जो गर्ल्स की संख्या है, ये वाली नंबर ऑफ गर्ल्स इज, इसका मतलब आप मानिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, यानी कि 4 ज्यादा है. किससे, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज. तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4. इसका मतलब क्या हुआ, गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है. तो एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी. अब बहुत सिंपल सी 2 इक्वेशन है, इसकी आप टेबल बनाइए और ग्राफ प्लॉट करिए और सॉल्यूशन निकालिए. तो कैसे रहेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हम लेते हैं, तो x की वैल्यू आएगी 10 माइनस वाई. तो y की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे. मान लो 4 पुट किया, 0 पुट करेंगे अगर, तो x की वैल्यू देखो 10 आएगी, थोड़ा बड़ा हो जाता है नंबर. तो आप ये आपके हाथ में देखिए कि किस तरह की वैल्यू आप रखना चाह रहे हैं. तो y की वैल्यू थोड़ी बड़ी रख लीजिए, y इज इक्वल टू 4 रखिए, y इज इक्वल टू 5 रखिए, y इज इक्वल टू 6 रखिए. x की वैल्यू आती जाएगी. तो 10 माइनस 4 करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, या 10 माइनस 5 करेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी, और यहाँ x की वैल्यू 4 आएगी. So these are the values of x and y for first equation. तो इसकी आप टेबल बना लेना. ऊपर वाला मैं ये भी हटा देता हूँ. तो इसकी जो टेबल रहेगी वो हमारी कैसी रहेगी, इस तरह करेंगे हम इसको. ये लिखा x और y. सो x की वैल्यू है 6, 5, 4 और y की वैल्यू थी 4, 5, 6. तो ये हमारा फर्स्ट इसका टेबल हो गया है. अब सेकंड टेबल के बारे में, सेकंड इक्वेशन को हम ले रहे हैं. देखिए इसमें क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4. तो देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू अगली बार पुट कर रहे हैं. तो x की वैल्यू मान लो 0 पुट किया, x को 1 पुट किया, x को -1 पुट किया, कुछ भी पुट कर सकते हैं अपनी सहूलियत के, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. तो x को 0 पुट करेंगे तो ये 4 आ गया. यहाँ x को 1 पुट करेंगे तो ये 5 आ गया. यहाँ x को अगर -1 पुट करेंगे तो 4 में से बन जाएगा 3. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इक्वेशन नंबर 2. दूसरी इक्वेशन के लिए
क्या आई वैल्यू, x को 0, 1 और -1 पुट किया गया है और y की जो वैल्यू आई है वो आई है 4, 5 एंड 3। दीज आर द वैल्यूज ऑफ y। अब देखिए बेटा क्या होगा, वैसे कल भी हमने किया था, ये ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आज मैं क्या करने वाला हूं कि जो स्टेटमेंट्स है ना वो आपको इक्वेशन में बना के दे दूंगा। इक्वेशन बनाने के बाद आपको सॉल्व करना खुद है, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। ओके, सो लेट अस ट्राई। तो इसमें देखिए क्या रहेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ये नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। तो यहाँ हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। इक्वल डिस्टेंस के ग्राफ पे आपने प्लॉट करना है। बॉक्सेस बने होते हैं 10 10 के, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ऊपर 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। ऐसे नीचे भी लिख लेते हैं ऐसे कर। तो देखिए क्या है, पहली जो हमारी वैल्यू है 6 एंड 4, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है। तो यहां से 4 ऊपर जाएंगे बच्चों, देखा ऐसे, ये 4 था और इधर से ये 6 है। ये होता है इंटरसेक्शन दोनों का। तो x की वैल्यू तो 6 है और y की वैल्यू 4 है। दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका आंसर होगा, वो आपका पॉइंट होगा, एंड दैट इज 6, 4। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा है 5 5, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू भी 5 है। तो यहाँ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 5। उसके बाद है 4 6, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है। तो ये 6 हो गया y की वैल्यू और 4 हो गई ये x की वैल्यू। तो यहाँ जो इंटरसेक्शन रहेगा इन दोनों का वो ऐसा रहेगा। तो 3 वैल्यू आ गई है, तीनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। x y में जो इक्वेशन थी उसका ये ग्राफ आ जाएगा। सेकंड वाली 0 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 यहाँ है। फिर है 1 5 1 5 1 एंड 5। तो यहाँ आएगा स्टेज से 1 5 ऐसे करके ये आएगा 1 5। फिर है -1 3, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 3 है। यहाँ से 3 ऊपर उठेंगे 1 2 3। तो यहाँ हमारा ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये है -1 3, ये था हमारा, ये वाला पॉइंट था 0 4 और ये वाला पॉइंट था कौन सा 1 5। तो इनको मिला दीजिए बेटा तीनों को, जो 1 5 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये पॉइंट इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं इस तरीके से तो यहाँ ऐसे ये ग्राफ बनने वाला है इस तरीके से। तो अब सॉल्यूशन कैसे आएगा, कितने बच्चे थे बॉयज और कितने थे गर्ल्स उसमें। तो यहाँ जो जहाँ ये दोनों लाइनें कटेंगे एक सिंगल पॉइंट पर, वो हमारा आंसर होता है। तो उसको अगर हम देखें यहाँ से ये 3 पर आएगा और यहाँ मैं चेक करूँ तो मुझे लग रहा है ये 7 के स्पीड में आएगा 7। तो ये जो पॉइंट है नीचे तो x एक्सिस पे यहाँ 3 पे और y एक्सिस को देखें तो 7 पे। तो क्या होने वाला है 3 + 3, 7, यानी कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7। इसका क्या मतलब है कि जो बच्चे भाग लिए थे, x हमने बॉयज माने थे, y हमने गर्ल्स माने थे। तो x की वैल्यू चेक करें, यहाँ से कितनी आई 3 और y की वैल्यू 7। और ये भी देख लीजिए कि गर्ल्स ने जो पार्टिसिपेट किया था उनकी संख्या बॉयज से 4 ज्यादा था। तो ये आपका इसका सोल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कौन होता है, जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जो भी इसमें स्टेटमेंट सम है उनकी मैं इक्वेशंस बना देता हूं आपको, और आप उसको ट्राई करेंगे ग्राफ में कन्वर्ट करने के। इसका जैसे सेकंड पार्ट क्या रहता है, 5 pencil 7 pens together cost ₹50, whereas सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, whereas 7 pencil 5 pens they together cost ₹50, find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। देखिए कुछ पेन और पेंसिल खरीदे गए, उनकी कॉस्ट बतानी है, एक पेन की और एक पेंसिल की कितनी है। तो जो चीजें निकालनी है
वही हम मान के चलते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ, अब इसने पेंसिल का नाम पहले लिखा है, हमने पेंसिल से स्टार्ट कर दिया। लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू, क्योंकि कीमत है तो इसको रुपी में हमने लिख दिया है कि मान लीजिए एक पेंसिल x रुपए की आती है, x रुपए कीमत है उसकी। एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू रुपीज y। अब देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे इसमें। उसने कहा है फर्स्ट वाली लाइन में 5 पेंसिल खरीदी गई, तो 5 पेंसिल है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक पेंसिल x रुपए की आती है तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 5x। और क्योंकि इकट्ठा लिया है पेन और पेंसिल तो प्लस कर देंगे। y जो हमारे पेन थे, एक पेन की कीमत है y जो है रुपीज है, एक पेन की कीमत है y रुपीज। और कितने पेन खरीदेंगे, 7 पेन, तो क्या लिखेंगे बेटा 7y। और टोटल इनकी जो कीमत है वो कितनी है 50। 5x प्लस 7y, 5 पेंसिल 7 पेन, टोटल मिला के 50 रुपए के। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं, उसमें उल्टा हो गया। 7 पेन्स है, 7 पेंसिल्स है और 5 पेन है, तो 7x प्लस 5y, ये आ गए 46। दो इक्वेशन बन गई। अब इनको सॉल्व करना है, टेबल बनानी है दोनों की और सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए बेटा क्या बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा क्योंकि यहाँ नंबर अलग तरह के आए हैं तो इसको हम लेते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू, एक के मैं इक्वेशन की ग्राफ ये टेबल बना देता हूँ, बाकी आप कर लेना। तो देखो यहाँ 5 है, ये 7 है, जो नंबर हम इधर रखेंगे वही बाद में ये नंबर 5 नीचे जाएगा। 7y को इधर रखते हैं तो 7 बाद में अपॉन में जाएगा, तो 7 वाली थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। 5 को हम यही रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y इधर आ गया। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 5 अपॉन में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है सुनिए, y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की आते जाएंगे। मान लो y को मैंने पुट किया सबसे पहले 0, राइट, 0 पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट करना चाहिए वैसे हमें, लेकिन ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। तो अगर मैंने इसको 0 पुट कर दिया तो देखो 50/5 बनेगा, 10 आएगा, तो 10 काफी बड़ी मानी जाती है नंबर। तो y को कोई और पुट कर लो, देखो 1 पुट करेंगे तो देखो 50 में से 7 जाएगा 43, डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। वैसे तो डेसिमल में अगर कट जाए, मैंने पहले ही बताया है, कोई नंबर अगर पूरा कट रहा है तो वो वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 7 या 21, ये भी थोड़ा सा डेसिमल में, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। मान लो इसको मैं 5 लिख देता हूँ यहाँ, y को कितना लिख दिया मैंने 5, तो क्या होगा देखो 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, y को 5 पुट कर दिया, तो 50 में से कितना माइनस हो गया 35, सही है। तो 50 में से 35 गए तो 15 बचेंगे, ऐसे करके, और कितना आएगा ये वैल्यू 3। तो x की वैल्यू कितनी आई, रखी थी हमने, x की कितनी आई 3 और y की कितनी वैल्यू की थी 5। तो ये पहला हमारा सॉल्यूशन इसका रहेगा। एक और भी आप रख सकते हैं। अब मान लो देखो आपको 0 या 10 तो रखना ही पड़ेगा, या फिर आप छोटी वैल्यू रखें, डेसिमल में आएगा, डेसिमल के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज ये मान लो y को मैं 0 भी पुट कर देता हूँ, चलो y को 0 पुट करके देखते हैं, क्योंकि बीच वाली वैल्यू डेसिमल में आ रही है। तो x क्या आने वाला है 50 माइनस, ये तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी 0 पुट कर रहे हैं, तो 50 माइनस 0 0 रहेगा, तो 10 से ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 10, और y को कितना पुट किया गया था 0, ये दूसरी वैल्यू आई। तो टेबल हम 2 वैल्यू वैसे काफी रहती है, मिनिमम 2 वैल्यूज आपको चाहिए, राइट। ऐसे दूसरे में करेंगे, इसमें 7x को उधर ले जाएंगे, इस वाले 7x को, और ये भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो इस इक्वेशन के जो टेबल में आप इस तरह से 2 वैल्यू हमने ली है, मिनिमम 2 वैल्यूज आपने रखनी है, x y लिख लिया, ये 3 5 आया और यहाँ 10 और 0 आया, तो इसका जो है प्लॉट करके इक्वेशन का सिंगल लाइन आएगी, ऐसे दूसरी लाइन आएगी, दोनों लाइनें जहाँ कटेंगी वो उसका सोल्यूशन होगा। तो इसीलिए इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये कंप्लीट हो गया है। सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने कर दिए थे, 7th भी मैंने कर दिया था। अभी हम 2 क्वेश्चन जो बचे हैं उनको और देख लेते हैं, हो जाएगा। देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, आधा करना है पेरीमीटर का हाफ, हुज लेंथ इज, अब कॉमा लगा के लेंथ के बारे में बात बोल दी इसने, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, फिर कॉमा लगा दिया, इज 36। अब ये इज 36 किसके बारे में बोला गया है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, जो पेरीमीटर का जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसका आधा अगर लिया जाए तो वो कितना है? 36। ठीक है, पहले इसने शुरू किया है हाफ द पेरीमीटर, ठीक है, और फिर लिख दिया लेंथ इज 4, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, बीच में ये लगा दिया साथ में, और फिर लिख दिया कॉमा लगा के इज 36 मीटर। देखो क्या कहते हैं, हाफ ऑफ द पेरीमीटर whose length is 4 मीटर more than the width is 36। तो ये 36 है, ये इसके बारे में कहा गया है, 36 जो है इसके बारे में कहा गया है। तो क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ को हम मानते हैं, लेंथ मान लिया x और ब्रेड्थ मान लिया हमने y। ये इक्वेशन है टू वेरिएबल की, x y मान के चलते हैं। लेंथ मान लिया x, ब्रेड्थ मान लिया y। तो पहला जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो क्या, देखो यहां से लिखते हैं, लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, लिखा इसने लेंथ इज 4 मीटर मोर, लेंथ मतलब x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 मीटर मोर है तो 4 प्लस कर दिया, किससे ज्यादा है? ब्रेड्थ से या विड्थ से। पहली इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू y प्लस 4, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन पर आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी इक्वेशन क्या है कि जो हाफ का पेरीमीटर है, हाफ द पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का हाफ कर दिया, इज 36, यानी पेरीमीटर का आधा 36 है। तो पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और इसका हाफ था तो 2 से 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू 36। अब यहां से क्या आया, लेंथ कितनी थी हमारी x, ब्रेड्थ कितनी थी y, और टोटल कितना है 36। तो यहां से सही है, पेरीमीटर का जो आधा है वो कितना है? 36। पेरीमीटर का फार्मूला मैंने लिखा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 इंटू लेंथ प्लस, यही है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और उसका हाफ की बात कही है तो हाफ कर दिया, तो ये लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना आ गया? 36। सही है, तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारा, यहां से 2 से 2 कैंसिल होके लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 36। दोनों इक्वेशन बन गई है। सही है बेटा, तो ये हो गया इसका, क्योंकि देखो पेरीमीटर का फार्मूला क्या रहता है, रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और हाफ करना था तो हाफ कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 36 आ। तो इस तरीके से हमारी दो इक्वेशन बन गई है। इन दोनों इक्वेशन से हम टेबल बना के और इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कर लेंगे आगे, तो y की वैल्यू पुट करते जाना, x की आती जाएगी, यहाँ y की वैल्यू पुट करते जाना, x की वैल्यू आती जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जो भी दोनों लाइनों का ग्राफ आएगा जहां इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका सोल्यूशन होगा, वो लेंथ और ब्रेड्थ आपकी आ जाएगी। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहता है, एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, यहां एक ही इक्वेशन दे रखी है और उसके साथ में हमें दूसरी इक्वेशन खुद लिखनी है। कैसे? फर्स्ट पार्ट कि दोनों लाइनों का ग्राफ कैसा आ जाए या दोनों लाइनें कैसी आ जाए, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, उसकी कंडीशन आप लिख दें यहाँ। इंटरसेक्टिंग का मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे को कट जाती हैं, इस तरह से यूनिक सोल्यूशन होता है। तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन लिख दो बेटा, क्या है यहाँ पर करवाई थी, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b1। तो ये देखो a1, ये हमारा a1 x है, लिख दिया मैंने यहाँ, ये b1 y है और प्लस c1 है इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जाता है।
तो ये देखिए A1 की वैल्यू तो मैंने यहाँ रख दिया 2, ठीक है, और ये ऐसे कर दिया, और B1 की वैल्यू है ये 3, ये यहाँ रख दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो A2 है और B2 है ये आपने लिख के बताने हैं, ठीक। तो आप क्या करें कि ये जो रेशियो आएगी ना और ये आएगी, ये दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए रेशियो। तो कोई भी आप नंबर लिख दो, मान लो मैंने यहाँ नंबर लिख दिया 4, और यहाँ आप 6 मत लिख देना, क्योंकि अगर आप 6 लिख देंगे ये 2/4 कट के ये 1/2, ये भी 1/2, कोई और नंबर लिख दो यहाँ। बस आपने क्या चेक करना है कि ये जो नंबर लिखा गया है यहाँ और ये लिखा गया है, इन दोनों की रेशियो यानी दोनों नंबर दोनों साइड इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू, ये 2/4 है, ये 3/2, आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, बस यहाँ 6 मत लिख देना। क्यों? क्योंकि ये भी 1/2 बन जाएगा, ये भी 1/2। तो ये हमारा क्या लिख दिया मैंने A2 और इसका नाम क्या हो गया B2, और C2 आप कुछ भी लिख सकते हैं। समझ आ रही क्या हो रहा है कि ये दोनों देखो, ये जो A1, B1 और C1 है, सही है, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हमें लिख कर देनी है ताकि दोनों के इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, राइट। एक सेकंड, तो क्या होगा, A2 और B2 हमें लिख कर देने दूसरी इक्वेशन की। तो सिचुएशन क्या है, पहले दोनों इक्वल नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ आप ऐसे नंबर लिखें कि रेशियो सेम ना आए। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ बताइए अब जरा, ये 4 है, तो 4 है तो x तो आएगा ही साथ में, और ये 5 लिखा है, ये 5y, बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस जो भी चाहे। और यहाँ एक और नंबर लिखना है, देखो इस जैसा C1 है तो ये C2 आएगा, तो यहाँ कोई भी नंबर आप लिख दीजिए अपनी मर्जी से और इज इक्वल टू 0 लिख दो। क्यों? क्योंकि पहली दोनों रेशियो इक्वल नहीं होनी चाहिए बस। यहाँ तीसरे नंबर पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर से देख लो, दो जो ये रेशियो है ये नॉट इक्वल टू होती है, यहाँ 2 है, ये 3 है, देखो 2 और 3। अब नीचे क्या लिखना है, ऐसे नंबर लिखने हैं कि रेशियो सेम ना आए। तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया, यहाँ मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। तो एक जगह 4 एक जगह 5, यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये बन गया सेकेंड इक्वेशन, और इस तरीके से हम आगे जो अगले पार्ट है वो भी कर सकते हैं। सुनेंगे जरा, सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। सेकेंड पार्ट इसने लिखा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब ये वाला ग्राफ पैरेलल चली जाएंगी, और पैरेलल लाइन का मतलब नो सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप यहाँ, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन, क्योंकि कटी गई, और नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, पहले दोनों इक्वल होती है लेकिन तीसरी वैल्यू इक्वल नहीं होती है, तीसरी वैल्यू C1/C2। दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। तो क्या करेंगे, देखिए फिर से, ये तो हमारा 2 था, ये 3 था, और ये -8 है, ये भी मैं लिख रहा हूं, देखो -8, ये अपॉन वैल्यू लगा दी। ये है पहली इक्वेशन की, ये सारी चीजें ऊपर आएंगी, A1, B1, C1, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ नॉट इक्वल टू। तो यहाँ मैंने लिख दिया, पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था 4। तो अब देखो ये वैल्यू इसके बराबर आने चाहिए, 2 का डबल है 4, तो 3 का डबल क्या आएगा 6। तो ये तो दोनों इक्वल होगी। अब यहाँ आपने कोई ऐसा नंबर लिखना है कि रेशो कट के ये आपस में 1/2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू। कुछ भी नंबर लिख दो, मान लो 50 लिख दिया, कट ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब देखो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है 1/2, यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, ये भी 1/2 आ रही है, लेकिन यहाँ से जो वैल्यू है वो 1/2 नहीं आनी चाहिए। तो क्या वैल्यू बनी, ये तो है A2, ये B2 और ये C2। तो बताइए क्या इक्वेशन बनेगी, सेकंड इक्वेशन 4x + 6y और इज इक्वल टू, सॉरी प्लस लिखा है, प्लस लिखो माइनस लिखो, +15 लिखा है। देखो ये है हमारा A2, ये है हमारा B2 और ये है हमारा C2। तो इनको लिख दीजिए, A2x, ये B2y और +C। तो 4, ये 4x + 6y और +15 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो कर लेते हैं एक बार। उसमें क्या है, उसमें बोला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखा है, या कोइंसिडेंट लाइंस, वो लाइनें जो कभी कभार ही ऐसा उनका ग्राफ आता है
कि एक लाइन का ग्राफ और दूसरी लाइन का ग्राफ भी वही है, एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। तो उस केस में क्या होता है, तीनों रेशियो सेम होती है। तो फिर से चेक कर लो, पहले ऊपर वाली लिख रहा हूं 2 3 -8 ऐसे कर, यहां अपॉन का साइन। अब देखो पिछले क्वेश्चन में किया था, ये डबल लिख दिया, इसका भी डबल लिख दो 6, तो इसका भी डबल लिख दो ना 16। तो यहाँ रेशो क्या आ रही है, देखो 1/2, यहाँ रेशो क्या आ रही है 1/2, यहाँ रेशो क्या आ रही है 1/2, लेकिन ये माइनस ने गड़बड़ कर दिया। तो कोई बात नहीं, नीचे भी माइनस लिख दो ना, ताकि माइनस से माइनस ये कट जाए और ये क्लियर हो जाएगा। तीनों जगह देखो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, इसका मतलब तीनों रेशो इक्वल है, तो दोनों लाइनों का ग्राफ एक जैसा आएगा। तो क्या हुआ, यहाँ मैंने क्या लिखा था 4, तो क्या इक्वेशन बनी 4x, यहाँ मैंने लिखा 6, तो प्लस बन गया 6y, यहाँ मैंने लिखा -16, तो ये -16 = 0। अच्छा एक चीज मैं और बता रहा हूं, जरूरी नहीं है सभी बच्चों का आंसर एक जैसा है, क्योंकि कोई बच्चा कहेगा कि हम तो डबल नहीं लिख रहे, हम तो 3 गुना लिखेंगे ट्रिपल, तो 2 का 3 गुना 6, 3 का 3 गुना 9 और 8 का 3 गुना 24, तो नई इक्वेशन नए टाइप की आएगी। यानी कि ये फिक्स नहीं है कि सबका आंसर एक जैसा आए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये वाली एक्सरसाइज अब आपकी कंप्लीट हो गई है 3.2। ठीक है, थोड़ा सा कल हम 3.1 के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू।